हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और इस बार क्वेश्चन नंबर 7 हम हल करेंगे। 7 में ये पूछा है, फिर से वही उन्होंने गेंद उठा के और स्टूडेंट के पाले में फेंक दी कि आपको क्या लगता है ना। तो हालांकि आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है कि कैसे हम अपना पक्ष रखें, क्या पक्ष रखें। मुश्किल से तो समझ में आती हैं चीज़ें और फिर अपना व्यू भी देना। तो अगर अध्याय को बहुत अच्छे से आप समझ लेते हैं तो ये सब चीजें, आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा कि भाई ये सही है ना, यही होना चाहिए। तो एक सही, इनका उद्देश्य यही है एनसीईआरटी वालों का कि आप कंसेप्ट को समझें। अवधारणा की समझ अगर आपको है तो कोई भी प्रश्न चाहे कितना भी घुमा के पूछ लें, आप उसको बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा है कि अनेक रिपोर्टों से पता चला है कि जो जातियां पहले झाड़ू करने का काम करती थी उन्हें अब भी मजबूरन वही काम करना पड़ रहा है। जो लोग अधिकार पद पर बैठे हैं इन्हें कोई और काम नहीं देते, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित किया जाता है। और इस उदाहरण में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पर चूंकि दो तरह के मौलिक अधिकार आ रहे हैं आड़े कि इनको काम नहीं दिया जाता, सिर्फ वही काम कराया जाता है और आज भी वही काम करने के लिए उल्लंघन वो बाध्य हैं। तो यहाँ पर चूंकि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी है, यानी अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत करने के साथ ही ये कहा गया कि अगर कोई ऐसा भेदभाव करता है इनके साथ तो वो इनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन चूंकि इसमें ये बात नहीं कही जा रही है कि को छुआछूत प्रचलित है या कुछ है, तो यहाँ पर हम ये वाला आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। तो चूंकि बात है कि उनको पढ़ाई लिखाई में पीछे धकेला जा रहा है और उनको अवसर नहीं दे रहे हैं, है ना, उनको अवसर नहीं दे रहे, तो यहाँ पर क्या हो गया, समानता, जो अवसर की समानता वाला है, यानी आर्टिकल 14 to 18 वही समानता में ही आता है, अनटचेबिलिटी भी समानता में आती है। तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है ये, है ना। अस्पृश्यता का अंत हो या उपाधियों का अंत हो, ये सब आर्टिकल 14 to 18 पूरा का पूरा समानता से संबंधित है। तो समानता के अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। तो इसको हम, प्रश्न ये पूछा है कि इस उदाहरण से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो चूंकि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है, कहानी बहुत बड़ी है, पर प्रश्न आपसे यही है कि इस घटना से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे, इस पूरी रिपोर्ट के अनुसार भेदभाव की बात उजागर हो रही है ठीक है। हालांकि आप सिंपल सा लिखेंगे तो भी ठीक है, बट अगर इसको आर्टिकल के साथ, अनुच्छेदों के साथ लिखें तो बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि उन्हें पढ़ाई लिखाई के अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, अतः अवसर की समानता अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है एवं हमें विदित है कि झाड़ू देने का काम करने वाले समुदाय को वर्षों से
छुआछूत का सामना करना पड़ता था, सामना करना पड़ा, अतः अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता की समाप्ति के अधिकार का भी उल्लंघन है। मूल रूप से इस घटना में समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है ना। किसका उल्लंघन है? चूंकि उनको अवसर की समानता नहीं दी जा रही है, जो कि अनुच्छेद 14 में है, और कहीं ना कहीं झाड़ू देने का काम जो करती थी वो अस्पृश्य मानी जाती थी, उनको ये सब झेलना पड़ा। तो उनकी सोच, जो ऊपर उच्च वर्ग के लोग पदों पर बैठे हैं अधिकारी लोग, उनका भी यही मानना है कि इनको यही काम करना चाहिए, बराबरी से आके नहीं बैठनी चाहिए। तो अस्पृश्यता का भी आर्टिकल 17 का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है। तो यहाँ हम सीधे सीधे कह सकते हैं मोटे रूप में कि समानता के अधिकार का उल्लंघन इस उसमें हो रहा है, क्योंकि वो चीजें जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। तो सबसे बड़ी बात, कितना भी घुमा के प्रश्न का सार अगर आप समझ लेंगे कि पूछा क्या है, तो सीधा सा पूछा था कि इसमें कौन सा अधिकार उल्लंघन हुआ है। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं अगर वन लाइनर आया तो, कि भाई समानता के अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन अगर बड़ा प्रश्न है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा और तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब एक लाइन लिखने से क्या आपको 4 नंबर मिल सकते हैं, है ना। तो चूंकि हमने पढ़ा है आर्टिकल 14 से लेके तो पूरा 18 तक समानता का अधिकार है, और इसमें पूरा वही उल्लेखित हो रहा है कि इसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस तरह से लिखेंगे तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रश्न लिखने की जो अवधारणा है, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे, अगर सीधी सीधी सिंपल बात है, प्रश्न पत्र में अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो आधा काम तो आपका वहीं खत्म हो जाता है। फिर आप लिखना प्रारंभ करते हैं। अब उसमें जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 वो समझ विकसित होगी। और फिर प्रश्न, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो कोई भी प्रश्न कैसे भी पूछ ले, चाहे ऐसे या दाएं बाएं से, तो वो निश्चित रूप से आप एग्जैक्ट ना सही पर कुछ तो कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम इधर उधर दाएं बाएं देख रहे हैं, परीक्षा में आप कर सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में प्रश्नों को बनाना, यही सबसे बड़ी एक बात है कि इसको बनाते कैसे, प्रश्न लिखते कैसे हैं। तो क्योंकि इससे पहले आप लोग 10th स्टैंडर्ड में जब थे तो लगभग टीचर्स आपको बता देते हैं कि भाई ये प्रश्न लिख दिया, ये उत्तर है, और आपने उसको याद कर लिया। पर अब आप बड़ी क्लास में हैं तो प्रश्नों को कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, ये सब चीजें भी सीखनी पड़ेंगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को।